जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ की सरकार ने उस प्रकार की चिंता जो करनी चाहिए थी, पॉल्यूशन को कम करने की, ट्रैफिक को रेगुलराइज करने की और साधन जो होने चाहिए किसी भी शहर के लिए वो इकट्ठे करने की, वो काम हुए नहीं। सरकार के कारण से जब चीज़ें विफल हुई तो कोर्ट ने अपने हाथ में चीज़ें ले ली, एनजीटी ने अपने हाथ में चीज़ें ले ली, सीएक्यूएम ने अपने हाथ में चीज़ें ले ली और उन्होंने जब चीज़ें हाथ में ली तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ जनता का। ये स्क्रैप करने वाली नीति भी पिछली सरकार लेके आई कि गाड़ियां 80,000 गाड़ियां पिछली सरकार के समय में घर से बिल्कुल चोर डाकू के जैसे उठा करके स्क्रैप कर दी जाती थी। कोई जवाब दे ही नहीं थी कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है उसका। आप एक पर्चा पकड़ा के दे जाते थे और ले गई गाड़ी सरकार। यमुना सफाई कोई झाड़ू से साफ होने वाला विषय नहीं है कि आपने लिया और सरफेस पे झाड़ू लगा दी और यमुना जी साफ हो गई। आज इस यमुना जी में जो 48 किलोमीटर का स्पैन है, जो प्रयागराज पे जाकर के यमुना खत्म होती है और यमुनोत्री से शुरू होती है, जो 48 किलोमीटर दिल्ली में से होके गुजरता है, उसमें लगभग 200 नाले गिरते हैं जनाब। 72 घंटे में हर संस्था को परमिशन देन एंड देयर वहीं की वहीं मिली। तो ये काम मैंने तो नहीं किया, अधिकारियों ने किया, मेरे तो केवल दिशा निर्देश थे। तो यानी अधिकारी काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करवाने वाली सरकार चाहिए जनाब। तो करवाने वाली सरकार की मंशा, उनकी नीति और नीयत भी क्लियर है। भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली इस स्तर पर कब तक पहुंचेगी, उसके लिए क्या योजना है? भाई साहब 27 साल का बैकलॉग है, थोड़ा तो समय दीजिए। दिल्ली के बजट के अगले दिन दैनिक जागरण ने आपका साक्षात्कार किया और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। उसका क्रक्स मैं बता देता हूं ताकि आप सब भी परिचित हो लें। आपने कहा था कि हमें शून्य से शुरुआत करने जैसी स्थिति लग रही है, और एक और प्रश्न के जवाब में आपने ये भी बताया था कि शायद दिल्ली को एक नई टाउन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तब दिल्ली उस तरीके से विकसित हो पाएगी जैसा हम चाहते हैं। तो उस बात को करीब 3 महीने हो चुके हैं। अभी उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं मुख्यमंत्री जी? पहले तो मेरी ओर से आप सभी को सावन के इस पहले सोमवार की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर जिस तरीके से इस समय शिव भक्तों का स्वागत हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं, एक अपने आप में बड़ा उत्साह का माहौल है। सौहार्दपूर्ण, शांति और एक दूसरे के प्रति सम्मान। और इसी श्रृंखला में जब हम आज दैनिक जागरण के मंच पे बैठे हैं तो आपको भी मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ इस 35 वर्ष के दिल्ली के प्रशासन को जगाने के लिए, हमेशा सही को सही और गलत को गलत ठहराने के लिए और सजग रह करके एक समाज के और देश के प्रहरी के रूप में काम करने के लिए। फिर आपने बात कही कि दिल्ली किस और जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये चिंता मुझसे पहले की सरकारें यदि उस दिशा में सोच के करती तो आज तकलीफें इतना विकराल रूप ना लेती। कितनी अनप्लान तरीके, आप देखिए, एक है लुटियन दिल्ली और एक है उसके आसपास की सारी दिल्ली। अब लुटियन दिल्ली जब बसाई गई तो उन्होंने अगले 100 साल की तैयारी करके बसाई, और बाकी की जितनी दिल्ली बसी, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आज जितनी पॉपुलेशन है उसके बाद कितनी होने वाली है और उसके बाद क्या तैयारी दिल्ली को चाहिए। आज जो सोसाइटीज़ बनी हुई है उसमें पार्किंग का प्रोविज़न नहीं। आज जो कॉलोनियाँ 1799 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, आज लगभग दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियाँ हैं और 350 से ऊपर गांव है।
क्या उनमें सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, गैस की पाइपलाइन की व्यवस्था, हर चीज जो एक शहर को बसाने के लिए चाहिए होती है, पार्किंग की व्यवस्था, क्या वो प्रोविजन हुए? एक के बाद एक के पीछे एक वो बसते चले गए, पर सरकारों ने ये चिंता नहीं की कि जो व्यक्ति यहाँ आके बस रहा है, अपना मकान बना रहा है, कल को जब 5 साल बाद, 10 साल बाद और आज 20 साल बाद और 50 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है, कोई चिंता नहीं की गई। दिल्ली बस्ती चली गई। डेंसिटी में जो दिल्ली देश की नीचे से चौथे नंबर पे आने वाला राज्य है और पॉपुलेशन में ऊपर से 8वां 10वां, तो यानी पॉपुलेशन ज्यादा जगह कम, और 3 करोड़ की जनसंख्या पे खड़े होकर के हम दिल्ली को जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि आज लगभग 50% दिल्ली के पास में नल के माध्यम से जल नहीं है, लगभग इतना ही 50% दिल्ली के पास सीवर लाइनें नहीं है। आज सड़कों की जो व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूलों का जो जितने नंबर ऑफ स्कूल होने चाहिए, जितने हॉस्पिटल होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। तो जो मैंने बात आपको पहले भी की, इस पूरे शहर की एक टाउन प्लानिंग कि आज भी यदि इसको हम ठीक करना शुरू करते हैं तो जिस दिशा में हमें बढ़ना है उसमें पानी से लेकर के, सीवर से लेकर के, आपकी सड़कें कहाँ, फ्लाईओवर कहाँ, अंडरपास कहाँ, प्लांटेशन कितना, और उसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, हर वो फैसिलिटी जो कि एक शहर के लोगों को चाहिए होती है, उन सब को जरूरतों को ध्यान करके एक लॉन्ग रन में अगले आने वाले 100 साल की तैयारी वो करने की जरूरत है। और दिल्ली में जो सरकार इस समय जनता के आदेश से चुन करके आई है, मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो आपके मन में चल रहा है वही हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, कि जो करना है दिल्ली के लिए, जो होना चाहिए, दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली की जनता को जो मिलना चाहिए, उन सब की प्लानिंग, उन सब का एग्जीक्यूशन आज की ये सरकार कमर कस के उसकी तैयारी कर रही है। अगला प्रश्न हमारा, एक शहर में रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि जीवन सुरक्षित रहे, और दिल्ली होनी तो रोल मॉडल चाहिए थी, लेकिन नोटोरियस है विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल होकर के, हर बार उसका नाम आ जाता है। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, हवा बड़ी खराब है यहाँ की। इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे काम किए जाते रहे हैं। इसमें एक सबसे ताज़ा तरीन जो कदम उठाया गया CAQM की तरफ से, कि जो अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहन हैं, करीब 63 लाख के आसपास हैं दिल्ली में, उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, इम्पाउंड किए जाएंगे, स्क्रैप किए जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि एक साहब को अपनी मर्सिडीज 84-85 लाख की खरीदी थी, 2.5 लाख में बेचनी पड़ी। एक लैंड रोवर थी किसी सज्जन की, उन्होंने तो इस आशंका में पहले ही बेच दी, और बहुत सारे लोग भी हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो पुराने वाहन हैं, ज़रूरी नहीं कि हर पुराना वाहन जो 15 साल का डीजल पेट्रोल वाहन या 10 साल का डीजल वाहन है वो प्रदूषण करता ही हो। इसके लिए दिल्ली सरकार अब क्या सोच रही है? क्योंकि जब ये तैयारी शुरू हुई पेट्रोल पंप्स पर कैमरे लगाने की, सारी व्यवस्था करने की, दिल्ली सरकार आगे बढ़ गई। इस फैसले को लागू करने के अगले दिन एक आफ्टर थॉट सा दिखा सरकार की तरफ से, तो ये इतनी देर से क्यों? और अब इसको आगे करेक्ट करने, क्योंकि अभी हमें 31 अक्टूबर तक की समय सीमा मिली और ये पूरे NCR में लागू होना है। तो हाउ दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू टैकल दिस प्रॉब्लम? पॉल्यूशन को कैसे दूर करेंगे? देखिए, आपने अभी कहा कि दिल्ली नोटोरियस है। दिल्ली नोटोरियस नहीं है। दिल्ली और बाकी देश के अन्य राज्यों की भी, चाहे वो बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है, हर एक की स्थिति लगभग एक जैसी है। पर वहाँ की सरकारों ने शायद जल्दी स्टेप लिए, जल्दी अपनी जिम्मेवारी समझते हुए काम शुरू किया। और दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ की सरकार ने उस प्रकार की चिंता जो करनी चाहिए थी, पॉल्यूशन को कम करने की, ट्रैफिक को रेगुलराइज करने की, और साधन जो होने चाहिए किसी भी शहर के लिए वो इकट्ठे करने की, वो काम हुए नहीं। सरकार के कारण से जब चीज़ें विफल हुई तो
कोर्ट ने अपने हाथ में चीजें ले ली, एनजीटी ने अपने हाथ में चीजें ले ली, सीएक्यूएम ने अपने हाथ में चीजें ले ली, और उन्होंने जब चीजें हाथ में ली तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ जनता का। क्योंकि आज यदि शहर का पॉल्यूशन ठीक होता तो इस तरह के कठोर निर्णय दिल्ली में नहीं आते। मात्र 4 महीने की हमारी सरकार ने जब इस परिस्थिति को समझा कि भाई ये जो हो रहा है ये दिल्ली की जनता के साथ में ठीक नहीं, ये गलत है, ये अन्याय है, ये कहीं ना कहीं सरकारों की जो कमी थी, जो उनकी अकर्मण्यता थी, उसके का फल जो है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो हमने 2 चीजें की। हमने एक जो पॉल्यूशन कम करने के स्टेप्स थे, और वो भी 360 डिग्री पे, ये कि भी आपका पॉल्यूशन किससे होता है? आपका व्हीकल से पॉल्यूशन होता है। तो उस व्हीकल के पॉल्यूशन के लिए हमने जितना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था उसको धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रिक पे लेकर के जा रहे हैं। और आप मानिए कि इस तरह की व्यवस्थाएं खड़ी हो गई है। आज दिल्ली की सड़कों पे लगभग 2500 बसेस जो है वो ईवी की हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है। और हमारी योजना में हर साल इस जत्थे को बढ़ाना और अगले 2-2.5 साल में 100% पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम ईवी पे लेकर के जाएं, ऐसी तैयारी है। उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट जो होता है वो होता है डस्ट पार्टिकल, कि आपके माहौल में इतनी धूल मिट्टी है कि आप उसको कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन बना रहेगा। और वो कोई 2 महीने का काम नहीं है, 12 महीने होता है। सरकार क्या करती थी? सिंबॉलिक, आपने कोई वाटर स्प्रिंकलर किया तो सर्दी के मौसम में कर दिया। पराली जैसी बात करी, हम तो पराली खत्म कर देंगे, करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट पे उड़ा दिए, परंतु पराली का ना कोई समाधान निकाला, ना धुएं का समाधान निकाला। क्या किया? ऑड इवन कर देंगे। ऑड इवन से कोई समाधान हुआ क्या? तो समाधान के नाम पे सरकारों के इनिशिएटिव जीरो थे, जो इस समय हमने एक्सपर्ट की राय लेते हुए हमने अलग अलग डायमेंशन से लोगों को जोड़ करके कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, उस दृष्टि से हर संभव प्रयास जो सरकार को करना चाहिए, चाहे वो प्लांटेशन की दृष्टि से हो, चाहे डस्ट मिटिगेशन का पूरा एक्शन प्लान हमने बनाया। जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उसमें हमने स्मोक टावर लगाए। पूरी की पूरी दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर साल भर चलें, उसके लिए खुद दिल्ली सरकार ने अपनी वाटर बॉडीज को एक्टिव करते हुए लगभग 1000 वाटर स्प्रिंकलर दिल्ली की सड़कों पे हर वार्ड पे 4 साल भर चले, इसकी पूरी योजना के क्रियान्वयन को शुरू कर दिया है। इस एंटी स्मोक गर्ल्स जो हैं उसको हमने चालू किया है, मैकेनिकल स्वीपिंग को हमने शुरू किया है। तो हर वो चीज़ जो होनी चाहिए थी पॉल्यूशन कम करने के लिए, उसको शुरू करते हुए हमने स्वयं CAQM को लेटर लिख करके कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं इससे दिल्ली की जनता परेशान है। जो आपने एग्जाम्पल लिया कि लोगों को अपनी अजीज गाड़ियां जो कि शायद अभी पॉल्यूशन के दायरे में हैं भी नहीं, उनको भी डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है। और ये पिछली सरकारों ने, ये जो स्क्रैप करने वाली नीति है, ये स्क्रैप करने वाली नीति भी पिछली सरकार लेके आई कि गाड़ियां 80,000 गाड़ियां पिछली सरकार के समय में घर से बिल्कुल चोर डाकू के जैसे उठा करके स्क्रैप कर दी जाती थी। कोई जवाबदेही नहीं थी कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है उसका। आप एक पर्चा पकड़ा के दे जाते थे और ले गई गाड़ी सरकार। तो जो काम पॉल्यूशन यदि आपकी गाड़ी कर रही है तो चाहे वो 10 साल की हो या 5 साल की हो, उसको बैन होना चाहिए। परंतु यदि आपकी गाड़ी ठीक चल रही है और फिटनेस सर्टिफिकेट उसका जायज़ है, उसको आज सड़कों पे किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं है, तो गाड़ी 10 साल हो या 15 साल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कुछ काम जो अब और होने चाहिए उसकी और सरकार प्रयासरत है। हम अपनी बात कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे, हम जनता को पॉलिसीज बना के रिलीफ भी देंगे और हर तरीके से जनता के सुख दुख में खड़े होने का जो प्रण हमने लिया है उसको पूरा करेंगे। दिल्ली की हवा खराब होने का जो प्रमुख कारण कहा जा सकता है वो धूल और उसके अलावा धुआं। धूल की बात आपने बता दी और ये आपने तब भी कहा था कि पूरे साल भर अब हम ये मॉनिटरिंग करेंगे और ये व्यवस्था करेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल के स्टेप्स थ्रू आउट द ईयर लिए जाएं। धुएं की बात जब आती है, दिल्ली में ट्रैफिक जैम बहुत रहता है। कम से कम 15 से 18 ऐसे बॉटल नेक्स हैं जहाँ पर जाम की समस्या दूर ही नहीं हो रही है। थोड़े दिन के लिए ठीक रहती है, फिर वहीं पर आ जाती है। इस पर सरकार क्या सोच रही है? कोई कार्य योजना बनाई है, कोई कमेटी बनाई है? कैसे दूर करेंगे, कैसे ये समस्या दूर हो ताकि वाहन आराम से चले? हमने विशेषज्ञों से बात की थी, थोड़ा सा और आपको बता दूं
तो एक स्ट्रेच पर अगर जाम लगता है, मान लीजिए 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो अगर दोपहर में उस पर गाड़ियां चल रही हैं तो उनकी एवरेज स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटे आती है, और वही शाम को 5 से 9, सुबह 8 से 11 के बीच में वो स्पीड करीब करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है, यानी 6 से 7 पे आ जाती है, जिससे कि बहुत धुआं इकट्ठा होता है उस छोटे से पॉकेट में और वो फिर दिल्ली पर आता है। इसको चेक करने के लिए, ट्रैफिक जैम को चेक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, आप तो एक बात कह रहे हैं ट्रैफिक जैम, मैं उससे आगे की बात भी कहती हूँ। गड्ढे हैं, ट्रैफिक हर्डल्स के और बहुत सारे कारण हैं। आप मानिए कि हम लोग जैसे ही सरकार में आए तो इन सारे विषयों को तुरंत संज्ञान लिया गया। कितने पूरी दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पूरी दिल्ली में गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ बॉटल नेक्स हैं, कहाँ कहाँ ट्रैफिक कंजेशन के कारण क्या क्या है, तो उन सारे पॉइंट्स की पूरी एक लिस्ट बना के लगभग, जिसमें 550 पॉइंट आए, फिर हमने सारी एजेंसीज, क्योंकि दिल्ली तो मल्टीपल एजेंसीज का शहर है, तो उसमें हमने डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी और डीएसआईडीसी, और उसके अलावा हमने हर एजेंसी को बिठा के, पुलिस, ट्रैफिक, हर एजेंसी को बिठा करके एक एक पॉइंट का क्या समाधान होना चाहिए, और लगातार उसकी फॉलोअप मीटिंग हर महीने की जाती है कि कितने 550 पॉइंट में से अभी कितना कम हुआ है, अगली बार कितना कम होना चाहिए, क्या समाधान लिया, क्या रेमेडी दी गई, कहीं बीच में थोड़ा सा रोड आगे बढ़ रही है, कहीं पे बस शेल्टर थोड़ा अलग बीच में आड़े आ रहा है, तो हर समस्या को समझते हुए लगातार वो कम हो, जो दिल्ली की सड़कों के गड्ढे हैं वो भरे जाएं। अभी एक दिन तो हमने विद इन ए डे 3400 गड्ढे भरने का काम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तरह से बनाया और उन गड्ढों को भरने का काम किया। तो हर वो चीज जो कि ट्रैफिक कंजेशन के लिए जिम्मेवार है, उसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश की। अभी पूरे शहर में इलेक्ट्रॉनिक कैमराज, जिसके कारण से पोल्यूशन का भी पता चलेगा, जिसके कारण से ट्रैफिक भी कम होगा, जिसके कारण से गाड़ियों को रोका नहीं जाएगा। आपका जो आपका है, इसमें पूरा का पूरा रेगुलराइजेशन जो है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड पे चला जाएगा, और सड़कों पे वो बैरिगेटिंग जो होती है, सड़कों पे जो रुकाव होता है, बाधाएं होती हैं, उन सब को हटाने के लिए सरकार काम कर रही है। चाहे वो गड्ढा हो, चाहे वो बॉटल नेक्स हो, चाहे ट्रैफिक कंजेशन की और कारण हो, हर चीज को माइक्रो मैनेजमेंट के साथ देखा जा रहा है और जिम्मेवारी तय करके। मतलब अब जल भराव को भी मैं इसी में जोड़ लेती हूँ कि जैसे अब बारिश का मौसम है, जल भराव दिल्ली ने हमेशा से देखा, क्योंकि मुझे मालूम है अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं जवाब दे देती हूँ। तो जल भराव दिल्ली की एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है। मतलब मिंटो ब्रिज हर बारिश में भरेगा ही भरेगा, और आपके अखबार के फ्रंट पेज पे फोटो छपेगी कि देखिए मिंटो ब्रिज में बस भर गई है और वो 80% तक डूब गई है। होता है ना? इस बार आप शायद छाप नहीं पाए होंगे, क्योंकि हमें पता था कि आप छापेंगे, तो हम पहले दिन से ही काम पे लग गए। एक बार गए, 2 बार गए, 4 बार। मतलब आप देखिए किसी राज्य की मुख्यमंत्री वाटर लॉगिंग के पॉइंट पे 4 बार यदि जाती है, अगर हम इतनी विल पावर रखते हैं, हमारे मंत्री एक एक उस हर्डल को अगर खुद पर्सनली वॉच कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, तो पूरी सरकार जब काम करती है, सभी विधायक लगते हैं, मंत्री लगते हैं, प्रशासन लगता है, तो समस्या का समाधान निकलता है। तो आज दिल्ली भर में जितने वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, जितने गड्ढे हैं, जितनी हर्डल्स है, हर एक को संज्ञान लिया जा रहा है। हर एक का एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है, उसको कैसे उसको ट्रीट करना है, क्या उसका समाधान देना है, उसकी जिम्मेवारी है। और वो भी फॉलोअप के साथ कि हर महीने जब आपकी मीटिंग होगी तो आपको बताना होगा कि कहाँ समस्या थी और आपने उसका क्या निदान किया। और अगली बार फिर यदि दैनिक जागरण में वो आ गया तो फिर हम कहते हैं तुम आओ, बताओ क्या हुआ। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें फॉलोअप भी है, जिसमें आप काम करने के निर्देश केवल देके छोड़ नहीं दिया गया, आप उससे दोबारा भी पूछते हैं कि बताइए इसका क्या जवाब है। तो इसमें एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है अधिकारियों की भी और आपके प्रतिनिधियों की भी, कि आपको ये काम जनता के हित में करने हैं और वो लगातार करने हैं, क्योंकि ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा और इसको लगातार हमें देखना पड़ेगा। आपने बॉटल नेक्स के बारे में बताया कि आइडेंटिफाई कर लिया है, उन पर काम कर रहे हैं। एक बॉटल नेक दिखता है एमसीडी टोल प्लाजा, जो कई जगह बने हुए हैं। मैं गाजीपुर से जब दिल्ली आप घुसते हैं तो उसका उदाहरण देता हूँ, वहाँ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज मैं सुबह आ रहा था और बहुत जल्दी था, उसके बावजूद वहाँ रुकना पड़ा 5 मिनट।
जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो वो बढ़ता जाता है, और शाम के समय तो NHAI ने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की है कि ये टोल प्लाजा हटाए जाएं। अगर दिल्ली सरकार इस पर कुछ करना चाहती है, क्योंकि आपका रेवेन्यू का एक सोर्स है, तो क्या रास्ता निकालेंगे इस पर? ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आप रोड के ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, मैं और भी चीज़ें जिसमें कि क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है, हर चीज़ के पीछे इतना उलझा हुआ सिस्टम है कि लोगों को इसकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं। अब जो आप पहले भी कह रहे थे कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, उसका पूरा का पूरा लाभ जनता को मिलने वाला है। तो एजेंसी कोई भी हो, केंद्र सरकार की हो, दिल्ली सरकार की हो या नगर निगम की हो, निर्णय वो लिए जाएंगे जो जनता के हित में होंगे और जिसका लाभ सीधा सीधा जनता को मिलेगा। यमुना जी, दिल्ली की पहचान, प्रदूषण जबरदस्त, आपके एजेंडे में भी है, काम भी हो रहा है, बताती भी रहती हैं आप। अभी तक कितना काम हो पाया है 5 महीने में, और आगे कब तक आपको डेडलाइन सेट की है कि कब तक यमुना जी स्वच्छ हो जाएंगी? इसी का दूसरा पार्ट कि रिवर टूरिज्म एक बड़ी चीज़ हो गई है दुनिया में, बहुत सारे देशों में हो रहा है, उसके आसपास ऐसी चीज़ें डेवलप, इंफ्रा डेवलप कर दिया जाता है कि लोग आते हैं और वो एक इकोनॉमी का सोर्स बनता है, एक अर्निंग का सोर्स बनता है। क्या इस तरीके की कोई योजना भी है यमुना जी को लेकर? यमुना सफाई, यमुना माई दिल्ली की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आप डेडलाइन की बात करते हैं, मुझे 2 ही छोर यमुना जी के नज़र आते हैं। एक जहां मैं खड़ी हूँ, मुझे दिखता है कि यमुना की सफाई के लिए जो जो काम होने चाहिए, और वो आखिरी छोर जहां पे अविरल यमुना बहती हुई पूरी दिल्ली को, पूरे देश के हर भक्त को नजर आए। ये इन छोर के बीच में जो टारगेट आप कह रहे हैं कि आप बताइए कि कब तक होगा, मैं उन टारगेट को सेट नहीं कर रही। मैं केवल स्टेप बाय स्टेप, हर रोज मैंने कितना काम किया, मेरी सरकार ने कितना काम किया, 15 दिन में कितना हुआ, 1 महीने में कितना हुआ, अगला टारगेट क्या है, वो अगला टारगेट की डेडलाइन क्या है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं, और ये जो तरीका है, ये तरीका मुझे लगता है कि बेहतर है कि जब आप रोजाना प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने यमुना सफाई को कभी उस दृष्टि से ना देखा, ना उसके ऊपर काम किया। यमुना सफाई कोई झाड़ू से साफ होने वाला विषय नहीं है कि आपने लिया और सरफेस पे झाड़ू लगा दी और यमुना जी साफ हो गई। आज इस यमुना जी में जो 48 किलोमीटर का स्पैन है, जो प्रयागराज पे जाकर के यमुना खत्म होती है और यमुनोत्री से शुरू होती है, जो 48 किलोमीटर दिल्ली में से होके गुजरता है, उसमें लगभग 200 नाले गिरते हैं जनाब। 200 नाले जो गिरते हैं, उन एक एक नाले को टैप करना, उसके ऊपर एसटीपीज बनाना, उसकी वर्किंग होना, उसका पानी का बीओडी लेवल ठीक करना, और उस बीओडी लेवल ठीक करने के बाद वो यमुना जी में छोड़ी जाए। यमुना जी का ई फ्लो की बात है, यमुना के जो फ्लड प्लेन है उसको क्लियर करने की बात है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, उसमें जो टनों के मात्रा में गोबर जो जाके सीधा यमुना जी में गिरता है, सीवर जो अनप्लैंड दिल्ली के जो यमुना जी में जाके गिरते हैं, ये सब कुछ ठीक करेंगे तब यमुना साफ होगी। आप सोचिए कि लक्ष्य क्या है और रास्ता क्या है। आज से पहले जितने एसटीपी बने हुए थे, वो अपनी क्षमता के लेवल पे 20% भी काम नहीं कर रहे थे। 38 एसटीपी जो नालों को ठीक करने के लिए, उसका पानी साफ करने के लिए लगाए गए थे, उनमें से 22 काम नहीं कर रहे थे। ये डीपीसीसी की रिपोर्ट है। 22 नाले, जहां 22 एसटीपी जिसमें काम नहीं करे, और एज इट इज वो सारा का सारा सिल्ट जो है, वो स्लज जो है, वो यमुना जी में जाके गिर रहा था। आप सोचिए, आज नए 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने के लिए हमने टेंडर लगाए हैं। हमने वो सारे एसटीपी जो पुराने थे उनको ठीक करने के टेंडर लगाए कि इसको ठीक, उनमें से बहुत सारे रोजाना कि आज ये ठीक हो गए हैं, अगले हफ्ते ये ठीक हो जाएगा, 15 दिन बाद ये एसटीपी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ऐसे करके हर एक काम को टाइम बाउंड तरीके से करते हुए निश्चित रूप में जो यमुना सफाई का टारगेट हमने लिया है, दिल्ली को अविरल यमुना देने का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, वो मिलेगी और निश्चित रूप में मिलेगी। पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि अधिकारियों के काम करने के तरीके में बदलाव करेंगे, मॉनिटरिंग तेज करेंगे। पिछली सरकार की तरफ से भी ये बातें आती रहती थी कि अफसर काम नहीं करते हैं। अब क्या माहौल है और क्या बदला है आपके आने के बाद?
देखिए, मुझसे ज़्यादा ये जवाब जनता देगी। लोग अब कहना लग गए हैं कि हाँ भाई दिल्ली बदल रही है, काम तो हो रहा है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कावड़ का समय चल रहा है। पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की सरकारें कहती थी कि भाई ये कावड़ वाले जो हम सहायता दिल्ली की सरकार की ओर से देते हैं, हम इनका टेंट लगवाएंगे। अब मानिए कि 32 करोड़ रुपए का टेंट लगा, या और नीचे क्या पहुंचा? आखिरी दिन तक लोग कहते थे मेरा टेंट नहीं लगा, मेरा काम नहीं हुआ। पूरी की पूरी दिल्ली के ये टेंट 3 एजेंसी हायर कर लेती थी, फिर सब लेटिंग करती थी। और यहां तक भी होता था कि कोई कावड़ी कैंप लगाने वाले आते थे तो उन्हें कहते थे आप तो हमसे 20,000 रुपये ले जाइए और अपने आप लगा लीजिए। इतना घपला, इतना भ्रष्टाचार, इतनी मिसमैनेजमेंट। और आज जब सरकार आई, हमने तय किया कि भाई बात सुनिए, अगर सरकार 100 रुपए की मदद देगी तो 100 के 100 रुपए नीचे उस व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, उस संस्था तक पहुंचने चाहिए। बीच में कोई लीकेज नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। क्या करना है? हमने कहा भाई डीबीटी करेंगे, डायरेक्ट उनके अकाउंट में देंगे। तो मैडम संस्थाएं तो रजिस्टर्ड नहीं है। पहले की सरकार में तो सारी संस्थाएं अनरजिस्टर्ड थी। किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कुछ पता नहीं था। रजिस्टर्ड संस्था को देंगे। तो मैम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सिंगल विंडो सिस्टम खोलिए, एक जगह डीएम के ऑफिस पे सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हमने ना केवल उन सारी कावड़ की संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन 24 घंटे के अंदर अंदर कराए, बल्कि सिंगल विंडो के माध्यम से पूरी की पूरी जितनी परमिशन थी 72 घंटे में हर संस्था को परमिशन देन एंड देयर वहीं की वहीं मिली। तो ये काम मैंने तो नहीं किया, अधिकारियों ने किया, मेरे तो केवल दिशा निर्देश थे। तो यानी अधिकारी काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करवाने वाली सरकार चाहिए जनाब। तो करवाने वाली सरकार की मंशा, उनकी नीति और नियत भी क्लियर है, काम करने वाले अधिकारी भी दुरुस्त हैं, तो जनता को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योग व्यापार जगत के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है? कितना काम हो चुका है, कितना बढ़ रहा है? देखिए, फिर कहना चाहूंगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार का पूरा लाभ, एक वोट देने की ताकत ने जो माहौल बनाया है, उस माहौल ने दिल्ली के दिन बदलने शुरू कर दिए। पिछले दिनों एक निर्णय आया कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को हम आसान करेंगे, और जो मल्टीपल एजेंसी सिस्टम था, यानी कि एक ही लाइसेंस दिल्ली सरकार भी दे रही है, नगर निगम भी दे रही है, केंद्र की ओर से भी किसी को मिली हुई है, हमने धीरे धीरे उसको ठीक करना शुरू किया। और उस दिशा में जो होटल, रेस्टोरेंट, अम्यूजमेंट पार्क, कैफे, इन सब के लाइसेंस पुलिस भी देती थी, एमसीडी भी देती थी। कि डबल इंजन की सरकार का ये लाभ हुआ कि पुलिस के पास से हमने वो लाइसेंस प्रक्रिया हटाई और केवल मात्र अब नगर निगम वो लाइसेंस दे रहा है। तो इतना सुविधाजनक लोगों को हुआ कि लोगों ने वाहवाही की कि जो काम इम्पॉसिबल था, जो पिछले 40 सालों से हो नहीं पाया था, वो काम सरकार ने किया। और इसी तरीके से जो फैक्ट्री लाइसेंस एमसीडी भी दे रही है, दिल्ली सरकार भी दे रही है, उसमें से हमने एमसीडी को हटाया कि भाई आपका क्या काम है, आप क्यों देंगे, तो हटाइए इसको, केवल डीएसआईडीसी या केवल दिल्ली सरकार की जो एजेंसी है वो देगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा लक्ष्य है, हमारी प्रतिबद्धता है, और दिल्ली के लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर विकल्प मिले, काम करने के सुविधाएं मिले, ये लगातार हम अपने पॉलिसी रिफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। हमने ट्रेड वेलफेयर बोर्ड भी बनाया, जिसमें लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनकी समस्याएं सुनना और समाधान करना, ये सारे काम अब वर्तमान की आपकी अपनी सरकार कर रही है। एक अंतिम प्रश्न, विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है, आय बढ़ाने की जरूरत होती है। तमाम राज्य देश में अब इन्वेस्टर समिट जैसे उपाय कर रहे हैं। दिल्ली में अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। आप इस रास्ते पर बढ़ने की सोच रही हैं? देखिए, आप देखना शुरू कीजिए, सारे काम हो रहे हैं। दिल्ली का पहली बार एक बड़ा बजट, 1 लाख करोड़ का बजट हमने रखा कि दिल्ली में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पहली बार सबसे बड़ा अमाउंट 28,000 करोड़ रुपए रखा गया। पहली बार दिल्ली ने अपनी बजट की प्लानिंग इस तरीके से की कि कहाँ से फंड मैक्सिमम रेज हो सकता है, चाहे वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना है, अलग अलग मंत्रालयों से लाना है, उन सभी हेड्स को क्रिएट किया गया। फिर बात आती है इन्वेस्टर समिट की। आप एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, हम तो पूरे के पूरी हर सेगमेंट को इंडस्ट्री मान के काम कर रहे हैं। हमने अभी पीछे
2 दिन पहले ही टूरिज्म में कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सभी कंपनीज को बुलाया, इन्वेस्टर समिट किया कि टूरिज्म में कैसे लोग जोड़ करके दिल्ली में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल में भी ऐसे ही कैसे लोग आकर के यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कैसे सौर ऊर्जा में काम हो सकता है, कैसे हर वो चीज़ जहाँ पे दिल्ली को ना केवल हमने इंडस्ट्रियल हब बनाना है, हमें यहाँ पे मेडिकल हब बनाना है, हमें यहाँ पे एजुकेशनल हब बनाना है, हर टूरिज्म हब बनाना है। अगर आपकी मुख्यमंत्री जी की अनुमति हो तो कुछ सवाल हाँ, जी, जनता से भी ले लें, क्योंकि विमर्श का कार्यक्रम है, सिर्फ मोनोलॉग नहीं, थोड़ा डायलॉग भी हो। रेखा जी, आपके रूप में दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, इससे महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा और कब तक? देखिए, देश में महिला मुख्यमंत्री बनने से कई तरह के लाभ हैं। एक तो आज ना केवल दिल्ली, देश भर की बहनों को ये लगने लगा है कि भाई हम ही मुख्यमंत्री हैं। ऐसी फील आप सबको आती है कि नहीं आती भी, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं। दूसरा, आप किसी पुरुष मुख्यमंत्री को देखिए, जब वो चलता है तो 2 फीट इधर और 2 फीट इधर, कोई उसकी पेरिफेरी में भी नहीं आने दिया जाता किसी को। मेरी ये बहनें तुरंत आके मेरे साथ खड़ी हो जाती हैं, फोटो खिंचाती हैं, सेल्फी खींचती हैं, रील बनाती हैं, और उन्हें मालूम है कि मेरे कान में जो बात वो कह के जाती है उसका समाधान उनकी ये बहन खोजेगी। इतना विश्वास उनको अब दिल्ली में मिलने लगा है। तीसरी बात कि एक महिला मुख्यमंत्री जब राज्य को मिलती है तो उस दृष्टि से कि कैसे मेरी बहनों को भी मैं बेहतर सुविधाएं दे सकूं। आज चाहे वो झुग्गी में रहने वाली कोई बहन हो, चाहे वो समर्थ परिवार से हो, हर एक को एक सामाजिक सुरक्षा, एक स्वच्छंद आकाश और एक पैरों के नीचे जमीन की जरूरत रहती है। और इन सभी चीज़ों को कैसे मेरे शहर की बहनों के लिए मुझे जोड़ना है, उनके लिए करना है, कैसे उनके लिए इजीली अवेलेबल रहना है ताकि वो अपने मन की बात मुझे कह सके। तो दिल्ली को अब 24/7 वाली मुख्यमंत्री मिली है, जो उनकी अपनी है, जिसके साथ वो अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जब शीला गवर्नमेंट थी तो आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर भागीदारी योजना शुरू की गई थी। क्या आपकी सरकार भी आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर ऐसा कुछ करने की प्लानिंग कर रही है? देखिए, जितनी योजनाएं थी जो कभी शीला दीक्षित जी के समय में, मदन लाल खुराना जी के समय में, साहब सिंह वर्मा जी के समय में शुरू की गई थी, लगभग पिछले 10-11 साल में वो सारी की सारी योजनाएं पिछली सरकारों ने बंद कर दी थी। चाहे वो दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी हो, चाहे सीनियर सिटीजन्स को जो सहायता मिल रही है, चाहे आरडब्ल्यू। हमारा प्रयास ये है कि दिल्ली की जनता के साथ हमारा सीधा जुड़ाव हो और हर काम में दिल्ली के लोगों की सहभागिता बढ़े। तो इसलिए ना केवल आरडब्ल्यू, हम सभी संस्थाओं को हर निर्णय में जोड़ते हैं, उनके निर्णय सहभागिता के साथ में ही अपनी पॉलिसीज का फॉर्मेशन करते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं और आगे भी करेंगे। भारत विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, दिल्ली इस स्तर पर कब तक पहुंचेगी, उसके लिए क्या योजना है? भाई साहब, 27 साल का बैकलॉग है, थोड़ा तो समय दीजिए। गाड़ी पटरी पे चलेगी भी और दौड़ेगी भी, आप चिंता ना कीजिए।